नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बारे में। 7% तक ये ऊपर दिखा है, भारी हमें तेजी देखने को मिली है शेयर में। इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ लेवल्स और टारगेट्स को भी जानेंगे और बात करेंगे कि क्या ये सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं बजाज ऑटो के बारे में। देख सकते हैं कि बजाज ऑटो एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 77,000 करोड़ के आसपास का। अगर बात करें करंट मार्केट प्राइस के बारे में तो वो है 2,855 रुपीज़, जो कि 6.78% हमें ऊपर दिखा है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं तो 1 वीक में हमें जो रिटर्न्स देखने को मिले वो -3.81%। 1 मंथ की बात करें तो 1.34% ऊपर दिखा है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखा है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक नहीं है, 5.06% ही हमें नीचे दिखा है। 5 ईयर के बारे में बात करते हैं, 10% के हमें रिटर्न्स दिए हैं 5 ईयर के टाइम होराइजन में, जबकि ऑटो सेक्टर में भारी मंदी चल रही है। की मैट्रिक्स के बारे में भी जान लेते हैं तो आप देख सकते हैं पी रेशियो जो है वो है 14.84, जबकि सेक्टर का पी 64.1 है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 3.33, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.53। तो आप समझ सकते हैं कि पी रेशियो में काफ़ी ज़्यादा सस्ता दिखाई देता है, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो में थोड़ा सा हमें यहाँ पर महंगाई दिखाई दे रही है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये एक मोटरसाइकिल्स बनाने वाली कंपनी है, साथ ही साथ 3 व्हीलर्स और उसके पार्ट्स बनाने में भी काम करती है। इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में भी बात कर लेते हैं तो 2017 में जो रेवेन्यू हमें देखने को मिला था वो था 23,000.24, उस जो बढ़कर हो गया है 2020 में 31.76 थाउजेंड करोड़। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है ओवर द ईयर्स। 2017 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2020 में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि 2019 से हमें थोड़ी सी हल्की सी गिरावट देखने को मिलती है रेवेन्यू में। प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स भी इंटैक्ट हैं और प्रॉफिट्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2017 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2020 का प्रॉफिट देख सकते हैं 5.21 थाउजेंड करोड़ हो गया है 4.07 थाउजेंड करोड़ से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे सेक्टर में महामंदी चली हुई है। ऑटो सेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन में चल रहा है, लेकिन बजाज ऑटो में हमें इतनी ज़्यादा स्लो डाउन दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि प्रॉफिट्स में हमें ग्रोथ ही दिखाई देती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो है 9.71%, जबकि बजाज ऑटो की है 9.29%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में हल्का सा घटा है, या तो हम कह सकते हैं फ्लैट ही रहा है। 37.86% से 37.14% हो गया है। इंडस्ट्री की नेट इनकम है 9.86%, जबकि बजाज ऑटो की 7.83% है। ग्रोथ व्यू के बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें रेवेन्यू में बीच बीच में कभी कभी गिरावट देखने को जरूर मिलती है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि नेट इनकम में कभी भी ऐसी गिरावट देखने को नहीं मिली है पिछले 4 या 5 फाइनेंशियल ईयर से। तो हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी इसकी स्थिति बनी हुई है, कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई दिखाई देती है। बैलेंस शीट के बारे में देख लेते हैं। बैलेंस शीट पे कितना डेप्ट है वो जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ में जो टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट यहाँ पर दिखाई देता है वो सिर्फ 124 करोड़ का है, यानी कि हम कह सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतना छोटा सा डेप्ट कोई बड़ी बात नहीं है। हम कह सकते हैं कि टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम डेप्ट यहाँ पर दिखाई देता है। तो पीयर कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं कैसा है इसका पीयर कंपनीज का पी रेशियो, पीबी रेशियो, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बजाज ऑटो को कंपेयर करते हैं उसके पीयर कंपनी के साथ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम महाराष्ट्र स्कूटर्स को कंसिडर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कंपैरिजन तो बराबरी वालों में ही होती है। और आपको पता है कि बजाज ऑटो की बराबरी में आता है हीरो मोटरकॉर्प और साथ ही साथ टीवीएस मोटर्स भी। तो आप देख सकते हैं कि जो पी रेशियो हमें दिखाई देता है और पीबी रेशियो यानी कि वैल्यूएशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन टीवीएस मोटर्स का ही है। अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो बजाज ऑटो का काफ़ी ज़्यादा चीप वैल्यूएशन यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपको पता है कि टीवीएस मोटर और हीरो मोटरकॉर्प दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे बड़ा जो कंपटीशन है बजाज ऑटो का वो है हीरो मोटरकॉर्प। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि अपने हीरो मोटरकॉर्प यानी कि कंपटीशन के साथ ही साथ चल रहा है। ना ही ज्यादा ओवर वैल्यूएशन यहां पर दिखाई देता है, ना ही ज्यादा अंडर वैल्यूएशन दिखाई देता है। अपने पीयर कंपनी के साथ ही साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है बजाज ऑटो का वैल्यूएशन। तो अब चेक करते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, प्रमोटर्स का होल्डिंग, और साथ ही साथ देखेंगे एफआईआई के पास भी कितना स्टेक है।
तो आप देख सकते हैं कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग हमें यहाँ पर दिखाई देती है 53.65% की। म्यूचुअल फंड के पास है 3.04% का स्टेक, DIIs के पास है 8.76% का स्टेक, FIIs के पास है तकरीबन 14% का स्टेक, अदर पार्टीज यानी कि हमारे जैसे लोगों के पास है 23.64% का स्टेक। एक और अच्छी बात जो है वो है इसमें से कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर पूरे फंडामेंटल एनालिसिस को समराइज करें तो हमने देखा कि फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है रेवेन्यू में 2019 के कंपैरिजन में, लेकिन रेवेन्यू में भले ही गिरावट देखने को मिली है, प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। प्रॉफिट में बल्कि ग्रोथ ही देखने को मिला है ओवर द 4 to 5 ईयर्स। तो हमने देखा कि ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री काफी बड़े स्लोडाउन से गुजर रही है पिछले 2 से 3 सालों से, लेकिन बजाज ऑटो में यह गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है, जो कि अच्छी बात है। बल्कि हमें एक ग्रोथ देखने को मिलता है जो कि बताता है कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। मार्केट शेयर भी पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा है। अगर बात करें बैलेंस शीट के बारे में तो डेट भी बहुत कम दिखाई देता है। हम कह सकते हैं टोटली डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी के लिए 124 करोड़ का डेट कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इसके जो मॉडल्स है, इसकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में। अब जाते हैं चार्ट्स पर कैसी सिचुएशन है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाना चाहूँगा जो कि बजाज ऑटो के सेल्स नंबर है मई महीने के। तो चलिए देखते हैं कैसा है इसका सेल्स नंबर मई महीने का। तो आप देख सकते हैं मई महीने में बजाज ऑटो के सेल्स में 70% की डिक्लाइन देखने को मिली है, भारी गिरावट देखने को मिली है। देखते हैं डिटेल में कैसे आए हैं इसके सेल्स के नंबर। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल तो हमें 70% की टोटल सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिल चुकी है। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ टोटल डोमेस्टिक सेल्स के बारे में तो वहां पर भी 83% की डिक्लाइन देखने को मिलती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर्स के बारे में तो टू व्हीलर के सेल्स में भी 69% की गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें इंडियन टू व्हीलर सेल्स के बारे में तो वहां पर भी 81% का डिक्लाइन देखने को मिला है। कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में बात कर लेते हैं, वहां पर भी 74% की गिरावट है। अगर बात करें कमर्शियल व्हीकल्स इंडिया में कितने बेचे हैं तो उसमें भी 97% की भारी गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें टोटल एक्सपोर्ट्स के बारे में तो एक्सपोर्ट्स में भी 50% से ज़्यादा की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। 53% का डिक्लाइन देखने को मिला है एक्सपोर्ट्स में। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नंबर डिसअपॉइंटिंग आते जा रहे हैं, गिरावट से गिरावट बढ़ती जा रही है। इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि ऑटो इंडस्ट्री में डिमांड काफ़ी कम हो गई है और उसमें भी लॉकडाउन ने काफी हेल्प कर दिया इस नंबर्स में गिरावट के पीछे। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, कैसी सिचुएशन वहां पर बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले 3250 के आसपास ये ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी हमें यहां पर गिरावट देखने को मिली है। 1900 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद रिवर्सल भी उतना ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं करंट सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि 2900 के आसपास ये ऑलरेडी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि आज ही उसने अपने फ्रेश 200 डेज के ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों पहले भी ये 200 डेज के ईएमए के ऊपर गया था, वहां पर कंसोलिडेशन दिखा रहा था, लेकिन वहां पर वो सस्टेन नहीं हो पाया और स्टॉक वापस नीचे आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन इस बार फिर से इसने 200 डेज के ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी है और अच्छे खासे मार्जिन से बीट भी किया है। अब देख सकते हैं 200 डेज का जो ईएमए कैलकुलेट होकर आता है वो है 2756 का लेवल, और जो आज क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो है तकरीबन 100 रुपये ऊपर। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर निकल कर आता है वो है 51.42। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई देती है, ना ही ज़्यादा ओवर बॉट है ना ही ज़्यादा ओवर सोल्ड है। हम कह सकते हैं न्यूट्रल टू स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पर MA5 का नंबर दिखाई देता है। RSI के बारे में भी बात कर लेते हैं। RSI का जो नंबर है वो है 63.84। यहाँ पर हमें एक सडन स्पाइक देखने को मिलती है जो कि तेज़ी को ही दर्शाती है। यहाँ पर हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई देती है। MACD के बारे में बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं MACD में पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक फिर से बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है और तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने अपर बैंड को टच करने की कोशिश कर रहा है। मीडियन का जो लेवल कैलकुलेट होकर आता है वो है 2727 का लेवल। लोअर बैंड के बारे में बात करें तो वो है 2571 का लेवल। अब मैं आपको पिवट पॉइंट्स भी दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 2615 का लेवल। उसी के आसपास सपोर्ट लेने
के बाद स्टॉक ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की थी। रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आसपास पिवट पॉइंट्स में रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस टूट भी जाता है तो आगे जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है वो है 3027 का लेवल, यानी कि ओवरऑल 3000 का लेवल इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। नीचे के लेवल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो जो नीचे हमें सपोर्ट बनकर आता है वो है 2456 का लेवल। अगर इससे भी नीचे के लेवल के बारे में बात करें तो 2200 का लेवल भी यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस कम ही दिखाई दे रहे हैं। ऑल टाइम चार्ट्स पर आने के बाद हमें पता चलता है कि 2008 के पास लिस्टिंग होने के बाद हमें धमाकेदार रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। आप देख सकते हैं नॉर्मली अपने येलो लाइन जो कि है 20 मंथ्स का ये में उसी के आसपास सपोर्ट लेता था और हमें वापस तेजी कंटिन्यू देखने को मिलती थी। अगर उससे ज़्यादा गिरावट हो भी जाती थी तो अपने 50 मंथ्स के ये के आसपास सपोर्ट लेता था और वापस तेजी भी दिखाता था। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 3500 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट आपको पता ही होगा ऑटो इंडस्ट्री में स्लोडाउन के कारण हुई थी। 2018 के बाद हमें अच्छे खासे दिग्गज शेयरों में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर हम उसे कंपेयर करते हैं बजाज ऑटो से तो उतनी ज़्यादा तीव्र गति से गिरावट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। 2500 के लेवल के आसपास इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। गिरावट के बाद 2500 का लेवल इसके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना था और वापस तेजी भी देखने को मिलती थी। लेकिन जो कोविड-19 की वजह से जो गिरावट हुई थी वो ज़्यादा तीव्र थी और हमें 2000 के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं रिकवरी भी उतनी फास्ट ही हुई है, अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच भी चुका है। पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है तो मेरा मानना है इसे आप होल्ड कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हमने देखा कि इसमें कोई भी रीज़न नहीं है क्यों लॉस बुक करना चाहिए। अगर आपने नीचे पोजीशन बना रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कीजिए। बहुत ही अच्छा शेयर आपने लिया है, बहुत ही अच्छे प्राइस पर भी लिया है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो इसमें से आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अपने अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमें टेक्निकल करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर आप फ्रेश बाय की बात करें, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो मेरा मानना है 2500 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास पहले भी शेयर ने सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी दिखाई थी। और साथ ही साथ बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है वो भी इसी के लेवल के आसपास बनकर दिखाई देता है। अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है 2250 का लेवल आपके लिए बहुत ही अच्छा लेवल है, क्योंकि इसी के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस तेजी भी देखने को मिली थी और साथ ही साथ पिवट पॉइंट में जो दूसरा सपोर्ट बनकर आता था वो भी इसी लेवल के आसपास का था। तो मैंने आपको लेवल्स तो बता दिए हैं, कौन से लेवल पर लेना है ये आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।